स्टार्ट करता हूं मैं आज अपने फर्स्ट यूनिट से। यूनिट नंबर 5 अकॉर्डिंग टू एमडी कैट सिलेबस एंड दैट इज ऑसिलेशंस। इस यूनिट में सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन के फार्मूलाज हैं। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल एक्स के साथ। फार्मूला क्या होगा और क्या होता है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। और हमारे पास जब डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से स्टार्ट हो तो फार्मूला हम यूज करते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा। इसको लिखा जाता है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। और ये फार्मूला यूज तब हो रहा होता है जब हमारी फेज कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 डिग्री। फेज कांस्टेंट 0 का मतलब ये है कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी वो अपनी मोशन को स्टार्ट कहां से करे, फ्रॉम मीन पोजीशन। जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है और यहाँ फेस कांस्टेंट की वैल्यू 0, तब जब बॉडी मूव करेगी मीन से तो हम मीन से उसकी डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करते हैं। लेकिन इसका जो दूसरा रिलेशन हमारा यूज होता है दैट इज एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ थीटा, जिसको हम एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी लिखते हैं। ये फार्मूला तब यूज होता है जब हमारी फेस कांस्टेंट की वैल्यू 90 डिग्री है। फेस कांस्टेंट 90 डिग्री से मतलब ये नहीं होता कि हम डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पोजीशन से लेते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि हमारी जो इनिशियल पोजीशन है जहां से मोशन स्टार्ट हो रही है वो कहाँ है, एक्सट्रीम। मतलब हमारे पास अगर बॉडी एक्सट्रीम से अपनी मोशन को स्टार्ट करे तो फिर हम ये फार्मूला यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड कर रहे होते हैं वो कहाँ से फाइंड कर रहे होते हैं, मीन से ही फाइंड कर रहे होते हैं। तभी आप लोग जब यहाँ पर एंगल 0 पुट करते हैं तो cos 0 की वैल्यू 1 एक्स एक्स नॉट, तो एक्स एक्स नॉट 0 पे तभी आएगा जब हम डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लेंगे, मीन पोजीशन से। फिर दोनों के ग्राफ भी आपको याद है कि दोनों के ग्राफ भी हमारे पास डिफरेंट होते हैं। जब मोशन स्टार्ट होती है मीन से तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ साइन वेव का होता है, साइनोसाइडल। और जब मोशन स्टार्ट होती है एक्सट्रीम से तो है तो ये साइन वेव ही, लेकिन हम इसको अगर फंक्शंस की फॉर्म में बात करें तो ये ग्राफ हमारे पास कॉस फंक्शन का होता है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के बाद नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सबसे ज्यादा फार्मूलाज हमारे पास इस यूनिट में इसी फिजिकल क्वांटिटी के। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। अब सबसे जो बेसिक फार्मूला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वो क्या होता है, दैट इज v इज इक्वल टू v नॉट कॉज ऑफ थीटा। और अब मैं ये बता दूं कि मैं जो भी फार्मूलाज डिस्कस करूंगा वो बेसिकली फेस कांस्टेंट 0 के रिस्पेक्टिवली बात करूंगा। मैं कॉस के मुताबिक जो x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा के मुताबिक बात नहीं करूंगा, मैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा के अकॉर्डिंग बात करूंगा, तो v नॉट कॉस थीटा। अब कॉस थीटा के जब वैल्यू हम पुट करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मैं लेक्चर में बताया था ये आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर हम साइन थीटा की वैल्यू पुट करते हैं कहां से, डिस्प्लेसमेंट के फार्मूला से जो इक्वल है एक्स ओवर एक्स नॉट। तो फार्मूला बन जाता है v इज इक्वल टू वी नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो कई दफा हमारे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो इन वेरिएबल्स की फॉर्म में होते हैं, वी नॉट एक्स और एक्स नॉट, तब हम ये फार्मूला यूज कर रहे होते हैं जहां पर ओमेगा की बात नहीं हो रही होती, एंगल की बात नहीं हो रही होती। जैसे क्वेश्चन हमने टेस्ट में किया भी था कि हमारे पास अगर मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो जब हमारी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम का 1/3 है तो वेलोसिटी कितनी होगी। अब ऐसे क्वेश्चन में ये फार्मूला जो मैंने लिखा है यूज होता है। इस फार्मूला में अगर हम चेंजेस लेकर आए, इसको हम x की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये फार्मूला बनेगा x इज इक्वल टू, क्या करेंगे सबसे पहले स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा v स्क्वायर ओवर v नॉट स्क्वायर, फिर साइड चेंज करेंगे तो ये फार्मूला बन जाता है x इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर वी नॉट स्क्वायर। फिर ये फर्दर फार्मूला सॉल्व होता जाएगा। इसमें मैं अगर यहाँ पर क्या करूँ, मैं वी नॉट की वैल्यू पुट करूँ, वी नॉट क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो ये फार्मूला लिखा जाएगा एक्स नॉट ओमेगा साथ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर।
फर्दर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास जो अंडर रूट है हम उस अंडर रूट को सॉल्व करें। अंडर रूट को सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में एक्स नॉट स्क्वायर आएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा और जो बाहर ओमेगा के साथ एक्स नॉट है उसे कैंसिल आउट होकर फार्मूला बन जाएगा ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। इसमें वेरिएबल जनरल है, यहाँ ओमेगा हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। ये ओमेगा के हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम वर्टिकल का भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल का भी हो सकता है और जनरल ओमेगा की जगह 2 पाई ओवर टाइम पीरियड को भी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। अब मैं इस फार्मूला में वेरिएबल्स पुट करता हूँ। ओमेगा की जगह मैं अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ अंडर रूट के ओवर एम, तो आपको पता है ओमेगा अंडर रूट के ओवर एम किसके लिए होता है? ये मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए होता है। तो मैस स्प्रिंग सिस्टम कौन सा? हॉरिजॉन्टल। ये ओमेगा सब्स्टिट्यूट किया जाए तो फार्मूला हमारा बनेगा एक्स नॉट अंडर रूट ऑफ के ओवर एम इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। और अंडर रूट को जब सॉल्व करके लिखा जाएगा तब ये फार्मूला बनेगा एक्स नॉट। हमारे पास जो एक्स नॉट स्क्वायर है वो क्या होएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मैं एक्स नॉट को यहाँ पर मेंशन नहीं करूंगा और नेक्स्ट फार्मूला की फॉर्म में इसको लिखूं तो के ओवर एम इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास वेलोसिटी के रिलेशन आ गए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये सारे फार्मूलाज जो हैं ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के हैं। ग्राफ की बात करें, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी का ग्राफ क्या होगा और फिर आप इससे देख सकते हैं कि फेज डिफरेंस कितना होगा। तो वेलोसिटी का फार्मूला के अंदर क्या आ रहा है? कॉस। तो टाइम के साथ इसका जो ग्राफ बनेगा वो कॉस फंक्शन का ग्राफ बनेगा और इसको डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर आप कंपेयर करें तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री है और वेलोसिटी लीड कर रही है 90 से, डिस्प्लेसमेंट लैग कर रही है 90 से। और ये ग्राफ हमें क्या बताता है? ये किसके लिए होगा? जब फेज कांस्टेंट की वैल्यू 0 मींस मोशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, उसके लिए ग्राफ है। इसी टॉपिक में हमारे पास जब मैक्सिमम वेलोसिटी के फार्मूला की बात करें उसको मैं सेपरेटली लिख देता हूं। मैक्सिमम वेलोसिटी न्यूमेरिकल ज्यादातर आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी के होते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा वी नॉट से और मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा? वी नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। अब ओमेगा हमारे पास यहां पर अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं लेट्स से इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड तो आएगा 2 पाई ओवर टाइम पीरियड। और अगर ओमेगा को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं इन टर्म्स ऑफ के ओवर एम जो मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए है तो फिर अंडर रूट के ओवर एम आ जाएगा। ये मैक्सिमम वेलोसिटी का रिलेशन है। अब डाटा जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये फार्मूला यूज होगा और रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। और आपको पता है वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होती है? वेलोसिटी हमारे पास मैक्सिमम हमारे पास कब होती है? जब बॉडी मीन पे हो या एक्सट्रीम पर हो, तो आंसर है मीन पर। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होती है तब वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम, ये ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि जब थीटा 0 है, बॉडी मीन पर है, तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम है। फोर्थ वन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन का मतलब है एक्सेलेरेशन एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ऑब्वियसली इसको रिप्रेजेंट करें ए से तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? ए इज इक्वल टू माइनस ए नॉट साइन ऑफ थीटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट एक्सेलेरेशन है तो डिस्प्लेसमेंट में अगर पॉजिटिव साइन थीटा आएगा तो यहाँ माइनस साइन थीटा आएगा। और यहाँ जो वेरिएबल हमारे पास आएंगे उसमें ए नॉट को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं, आपको मैं हिंट दे देता हूं, ए नॉट की जगह सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन का रिलेशन यूज होता है, वो होता है आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर आपके पास आता है एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा। और यहां से आपको एक और चीज पता चल गई कि अगर हमें मैक्सिमम एक्सेलेरेशन का रिलेशन देखना है तो एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होती है जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, एक्स एक्स नॉट। तो ये फार्मूला आपके पास ए नॉट जो मैंने यहां सब्स्टिट्यूट भी किया वो किसके इक्वल है? एक्स नॉट इंटू ओमेगा स्क्वायर। और आपके कई क्वेश्चन ऐसे हैं जहां मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलेरेशन को कंपेयर करना है, तो ये रिलेशन जो मैक्सिमम वेलोसिटी का है और ये मैक्सिमम एक्सेलेरेशन का, इनको डिवाइड करके आप इनका रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। और वो रिलेशन किस फॉर्म में आएगा? वो ओमेगा की फॉर्म में आएगा। तो उसको देख लीजिएगा, डिवाइड करके रिलेशन क्या आता है इसको लिख लीजिएगा। इस फार्मूला में भी मैं साइन थीटा को अगर सब्स्टिट्यूट करता हूं डिस्प्लेसमेंट के फार्मूला से, साइन थीटा किसके इक्वल है? एक्स ओवर एक्स नॉट के। तो ये रिलेशन चेंज होके क्या बन जाएगा?
एक्स नॉट, ये वाला एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, जो ये बताता है कि इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ है, वो एक्स के साथ है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो, एक्सेलेरेशन जीरो, और जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, एक्सेलेरेशन मैक्सिमम, इसलिए कहते हैं जब एक्स एक्स नॉट होगा तो तब आपके पास एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होगी इक्वल टू ए नॉट। ग्राफ अगर देखें, ग्राफ कैसा होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन का, तो जो साइन का ग्राफ है फॉर फेज कांस्टेंट जीरो उसका उल्टा करते हैं, यानी अगर एक्सेलेरेशन और टाइम यहां पर है, साइन का ग्राफ पॉजिटिव साइन थीटा का ग्राफ होगा तो इसका ग्राफ नेगेटिव साइन थीटा का होगा। अब फेज डिफरेंस को देखें क्या है, तो एक डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलेरेशन में जो फेज डिफरेंस है 180 का है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में फेज डिफरेंस 90 का है, और वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन में भी 90 का है, लेकिन इन दोनों में लीड कौन करेगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी लीड करेगा। अब 90 क्या है, क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यहां ये नेगेटिव 90 है 270 डिग्री, ठीक है। तो ये आप ग्राफ अगर इकट्ठे ड्रॉ करें तो आप इजीली इनको कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे पास क्या पॉजिटिव 90 है, नेगेटिव 90 है, तो 270 डिग्री नेगेटिव 90 के इक्वल होता है। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि हमारे पास ये जो टोटल एंगल है यहां से यहां तक ये कितना होता है 270, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव है। इसी एंगल को मैं अगर क्लॉकवाइज देखूंगा तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये क्या है, ये नेगेटिव 90 है। तो 270 डिग्री बोलें फेज डिफरेंस या नेगेटिव 90 बोलें, एक ही बात होगी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड भी लिखा जा सकता है, और अगर टाइम पीरियड लिखा जाएगा तो यहां पर आप ओमेगा की जगह 2 पाई ओवर टी पुट कर देंगे, तो ये फार्मूला जब ओमेगा की जगह 2 पाई ओवर टाइम पीरियड होगा तो स्क्वायर लें, ये फार्मूला बन जाएगा -4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इंटू एक्स। तो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं, तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि इन वेरिएबल्स की फॉर्म में डाटा हो तो सॉल्व करके क्या आंसर आता है। और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो यहां से टाइम पीरियड का जो रिलेशन आएगा वो आएगा 2 पाई अंडर रूट एक्स ओवर ए। तो ये फार्मूला यहीं से हमारे पास ड्राइव होता है। नेक्स्ट ये हो गए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन के फार्मूलाज। अब नेक्स्ट मैं यहां पर जो डिस्कस करूंगा वो पर्टिकुलरली बात करूंगा मैस स्प्रिंग सिस्टम की। और मैस स्प्रिंग सिस्टम पहले मैं हॉरिजॉन्टल लेता हूं, हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम का हमारे पास रिलेशन, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेलेरेशन की, तो एक्सेलेरेशन का रिलेशन इसका आता है a इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। यहाँ के ओवर एम कॉन्स्टेंट है, तभी कहते हैं कि हमारी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है कि एक्सेलेरेशन का डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट विद नेगेटिव साइन। फर्दर हम यहाँ पर जब इसको a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करते हैं, ओमेगा का रिलेशन आता है और ओमेगा आता है अंडर रूट के ओवर एम। ओमेगा की जगह जब हम पुट करते हैं 2 पाई ओवर टाइम पीरियड, तो हमारे पास रिलेशन आता है टाइम पीरियड का 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम ओवर के आपको पता है स्प्रिंग कांस्टेंट है। और यहाँ से फर्दर अगर मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल आएगी 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाय एम। स्प्रिंग कांस्टेंट को हम बात करें तो स्प्रिंग कांस्टेंट कांस्टेंट फैक्टर है, ऐसा नहीं है कि हम इसके अगर रिलेशन को यहाँ से लिखते हैं चाहे ये फोर्स ओवर इलोंगेशन या कंप्रेशन के इक्वल आए या वेट ओवर इलोंगेशन या कंप्रेशन के इक्वल आए, तो ये इन पे डिपेंड भी करता है। स्प्रिंग कांस्टेंट वेट पे डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता। यूनिट आपको पता है स्प्रिंग कांस्टेंट का, जिसको फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, सेम होता है सरफेस टेंशन वाला, न्यूटन पर मीटर, और ये इक्वल होता है एसआई बेस में किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। स्प्रिंग कांस्टेंट की डिपेंडेंस की मैं बात करूं यहां पर कि स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड किस पे करता है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट की डिपेंडेंस हमारे पास लेंथ ऑफ द स्प्रिंग के साथ इनवर्स होती है कि स्प्रिंग कांस्टेंट स्टिफनेस है, जितनी स्प्रिंग की लेंथ बढ़ाएंगे उसकी स्टिफनेस कम हो जाती है। और किस पावर के साथ रिलेशन होता है 1, अगर लेंथ डबल स्प्रिंग कांस्टेंट हाफ। इसके अलावा टेम्परेचर के साथ रिलेशन भी है, नॉर्मली ये दो रिलेशन यूज हो रहे होते हैं, और टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन भी क्या है, वो इनवर्स है, क्योंकि टेम्परेचर से लेंथ चेंज होती है तो लेंथ से स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होगा। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि स्प्रिंग की लेंथ चेंज करने से क्या टाइम पीरियड पे इफेक्ट होगा, यस, क्योंकि टाइम पीरियड का स्प्रिंग कांस्टेंट से इनवर्स रिलेशन है, तो लेंथ चेंज होने से स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होगा, और जब स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होगा
तो टाइम पीरियड की वैल्यू भी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी चेंज हो रही होगी। हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम में एक और मैं आपको पॉइंट बता दूं कि हमारे पास कई दफ़ा जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें डायरेक्ट स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन नहीं होता और हमें एग्जामिनर फाइंड करने को कहता है टाइम पीरियड और ग्राफ दे देता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है। तो यहां से आप स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे फाइंड करोगे? इस ग्राफ की स्लोप से। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ अगर गिवन हो तो इसकी स्लोप होगी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो एफ ओवर एक्स किसके इक्वल है? स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो मींस हमें अगर मैथ दे दे और फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दे एग्जामिनर और कहे टाइम पीरियड को कैलकुलेट करें, हम कर सकते हैं। ये एग्जांपल सामने है कि स्लोप से स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा, मैथ गिवन होगा तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k से हमारी वैल्यू आ जाएगी। फिर हमारे इन फार्मूलाज में कोई वेरिएबल ऐसा नहीं है जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करे। तो मून पे जाने से ना m चेंज होगा ना k चेंज होगा। अगर m और k चेंज नहीं होंगे तो मून पर जाने से हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास है दैट इज वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम। वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम में और हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम में एक तो ओरिएंटेशन का हम डिफरेंस देखते हैं। हमारे पास हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम में स्प्रिंग हॉरिजॉन्टली अटैच होता है एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है। यहां पर जो वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम होता है, जैसे हेलिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, यहां स्प्रिंग वर्टिकली होगा अटैच। इस केस में जो डिफरेंस आता है हॉरिजॉन्टल के मुकाबले में वो ये आता है कि यहां पर जो फोर्स हमारे पास एक्ट कर रही होगी, जो हम आमतौर पे MA लेते हैं, वो mg के इक्वल है। तो जब हम कंपेयर करते हैं हम अप्लाइड फोर्स को और रीस्टोरिंग फोर्स को, तो पहले हम यूज करते हैं हुक्स लॉ kx और इसको हम इक्वल कर देते हैं MA, लेकिन यहां पर किसके इक्वल करेंगे? mg के। तो यहां से जो k और m की रेशो आएगी वो g बाय x के इक्वल आएगी। अब ये जो रेशो k ओवर m की है, इसको आप हर जगह k ओवर m की जगह सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके रिलेशन आ जाएंगे वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम के। क्या वो रिलेशन आएंगे? अगर मैं ओमेगा का रिलेशन लिखता हूं तो ओमेगा इक्वल आएगा अंडर रूट g बाय एक्स। ओमेगा t टाइम पीरियड को फाइंड करने में हेल्प करेगा तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट एक्स ओवर जी। और फ्रीक्वेंसी को फाइंड करें तो 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी बाय एक्स। अब यहां देखने में लगता है कि शायद वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम मून पे जाएगा तो वहां इसका टाइम पीरियड चेंज होगा, लेकिन मैंने बताया था मून पे जाने से अगर हमारे पास g की वैल्यू में चेंज आएगा तो x भी चेंज होगा। x और g में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मून पे g बाय 6 हो जाएगा तो मून पे x भी x बाय 6 हो जाएगा, क्योंकि इलोंगेशन ने वेट के अकॉर्डिंगली चेंज होना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मून पर जाने से x और g प्रोपोर्शनली अगर चेंज होंगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या रहेगी? वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर हम यहां पर वेरिएबल देखें तो एक्सेलेरेशन का वेरिएबल इन्वॉल्व जरूर हो रहा है। अगर हम कंडीशन दे दे कि x कांस्टेंट है, फिर हम कहेंगे कि टाइम पीरियड का g के साथ जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? इनवर्स होगा। और दूसरा तरीका जो होता है इस फार्मूला को बनाने का वो ये है कि हमें k का फार्मूला पता है फोर्स ओवर x, इलोंगेशन या कंप्रेशन। फोर्स की जगह आप पुट कर दो mg ओवर x। अब जो हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम का फार्मूला है टाइम पीरियड का, लेट से वो है 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। तो आप k की जगह पर क्या पुट कर दोगे? mg ओवर x। तो जब यहां पर आप k की जगह mg ओवर x पुट करेंगे तो m से कैंसल आउट हो जाएगा, तब भी ये फार्मूला बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट x ओवर g। तो दोनों तरह से ये रिलेशन बन जाएगा, चाहे हम कंपेयर करके अप्लाइड फोर्स को और रिस्टोरिंग फोर्स को k ओवर m का कंपैरिजन ले लें, और चाहे हम k की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लें, आंसर दोनों से सेम आता है। नेक्स्ट हमारा फार्मूला सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम की कंस्ट्रक्शन आपको पता है, उसमें बस एक पॉइंट मैं आपको याद करवाना चाहूंगा कि सिंपल पेंडुलम में जो हम पेंडुलम की लेंथ लेते हैं वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नहीं होती। पेंडुलम के अंदर जो लेंथ होती है वो फिक्स पॉइंट से लेकर उस बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक होती है। इसी वजह से जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा तो हमारे पास लेंथ चेंज होगी, लेंथ चेंज होगा तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास ऑटोमेटिकली चेंज हो रही होगी। अब इसके रिलेशन हमारे पास क्या आते हैं?
इसमें सबसे पहले मैं अगर एक्सेलेरेशन का फार्मूला लिखूं तो इसका फार्मूला हमारे पास आता है -g/l इंटू एक्स, और यहां से जब हम ओमेगा की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो ओमेगा आता है √g/l। ओमेगा 2 पाई ओवर टाइम पीरियड के इक्वल है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आती है 2 पाई √l ओवर g, और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई √g ओवर l। अब पेंडुलम के केस में हम कहते हैं कि हमारी जो लेंथ है वो इनएक्सटेंसिबल है, उसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही। अगर g की वैल्यू चेंज होगी तो g से l चेंज नहीं होगा। इस वजह से हम कहेंगे कि यहां पर g के चेंज होने का टाइम पीरियड पे रोल है। तो जब हम मून पर चले जाएंगे तो मून पर हमारे पास जो g की वैल्यू है एज कंपेयर टू अर्थ वो g/6 हो जाती है। अगर मून पे वैल्यू g/6 हो जाएगी तो डिनोमिनेटर में जब g की जगह g/6 आएगा तो मून पर अगर हमारी लेंथ की वैल्यू कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड √6 टाइम हो जाएगा एज कंपेयर टू अर्थ। अगर लेंथ क्या है? कांस्टेंट, ये मैं लिख रहा हूं। अगर लेंथ कांस्टेंट है तो सिर्फ g चेंज होने से टाइम पीरियड की वैल्यू में चेंज आया, और क्या चेंज है? √6 1 से ग्रेटर है, हमारे टाइम पीरियड की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। ये पॉइंट याद रखिएगा। एक और कंडीशन यहां मैं बता दूं कि हमारे पास कई दफा ऐसी कंडीशंस आती हैं जब हम चाहते हैं कि टाइम पीरियड कांस्टेंट रहे। अब टाइम पीरियड कांस्टेंट कैसे रहेगा? ये कांस्टेंट तब रहेगा जब L और G प्रोपोर्शनली चेंज होंगे। L और G प्रोपोर्शनली चेंज होने का मतलब ये है कि अगर एक सेकंड पेंडुलम की बात करें तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है कांस्टेंट। अब उसको अगर मैं मून पे ले जाता हूं तो मून पर g/6, तो मैं लेंथ को भी l/6 करना पड़ेगा, तभी टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा। मींस जिस प्रोपोर्शनल के साथ g की वैल्यू चेंज होगी उसी प्रोपोर्शनल के साथ लेंथ की वैल्यू भी चेंज होगी, ताकि टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आए? कांस्टेंट आए। तो ये कंडीशन आप लोगों ने याद रखनी है, और ये ज्यादातर कंडीशन यूज हो रही होती है जब सेकंड पेंडुलम को हम मून पे लेकर जाएं, तो मून पर जाने से उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? तो टाइम पीरियड तो कांस्टेंट है, तो मून पर अगर g/6 होगा तो लेंथ की वैल्यू भी l/6 हो जाएगी। तो मैं अगर यहां पर एक कंपैरिजन लिखता हूं कि मून और अर्थ, अगर टाइम पीरियड की वैल्यू कांस्टेंट है तो फिर हम कहेंगे कि मून पर हमारे पास जो g की वैल्यू है वो कितनी है? g/6। तो मून पे लेंथ कितनी होगी? l/6। कितनी होती है ये? सेकंड पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर होती है अर्थ पर, तो मून पर कितनी होगी? 0.16 मीटर। ये कंपैरिजन है। g की वैल्यू अर्थ पर 9.8, या लेट से हम एमसीक्यूज के लिए 10 ले लेते हैं, तो हमारे पास अर्थ पे 10, तो मून पर कितनी होती है? ये 1.6 होती है। और क्या चीज कांस्टेंट है? कांस्टेंट है यहां पर टाइम पीरियड, जो कितना है? 2 सेकंड, क्योंकि सेकंड पेंडुलम की बात हो रही है। सेकंड सिंपल पेंडुलम में मैं एक और केस यहां पर डिस्कस करूंगा कि हमारे पास जब सिंपल पेंडुलम लिफ्ट के अंदर हो, सिंपल पेंडुलम इन एन एलिवेटर। अब ये चीज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 में, एलिवेटर के केसेस। एलिवेटर इज एक्सेलेटिंग अपवर्ड, एलिवेटर इज एक्सेलेटिंग डाउनवर्ड। अगर सिंपल पेंडुलम किसी एलिवेटर में है और वो एलिवेटर एक्सेलेट कर रही है अपवर्ड, एलिवेटर एक्सेलेट कर रही है डाउनवर्ड, तो उस केस में हमारे जो रिलेशंस होंगे वो क्या होंगे? पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं कि इफ एलिवेटर इज एक्सेलेटिंग अपवर्ड, एलिवेटर हमारे पास एक्सेलेट कर रहा है अपवर्ड, तब इसके टाइम पीरियड का रिलेशन बताया भी था लेक्चर में आपको, वो था 2 पाई अंडर रूट ऑफ लेंथ डिवाइड बाय g प्लस ए। डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? डिनोमिनेटर में जी ए ऐड हो रहा है, डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा, तो हम क्या कहेंगे? एलिवेटर जब एक्सेलेट करेगा अपवर्ड तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। और टाइम पीरियड अगर डिक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या करेगी? वो इंक्रीज करेगी। एलिवेटर के एक्सेलेट करने का ये केस है। और इस केस में अगर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कहे कि एलिवेटर इज एक्सेलेटिंग की जगह एलिवेटर इज डी एक्सेलेटिंग अपवर्ड, तो चेंज सिर्फ ये आएगा कि हमारे फार्मूला में जो यहाँ पॉजिटिव साइन है, इस पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव आ जाएगा। तो ये ख्याल रखना है कि हम एक्सेलेटिंग का पढ़ रहे हैं, अगर डी एक्सेलेटिंग का होगा तो सिर्फ साइन की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। एलिवेटर इज एक्सेलेटिंग डाउनवर्ड में क्या होगा? एलिवेटर जब डाउनवर्ड एक्सेलेट करेगा तो जहां पहले
जी प्लस ए था, अब वहां पर जी माइनस ए आ जाएगा। अब जी माइनस ए, अब जी में से ए सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा, तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी। टाइम पीरियड की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और यहां भी अगर एक्सेलेटिंग की जगह डी एक्सेलेटिंग हो तो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाएगा। अब कई दफा एग्जामिनर हमें कहता है कि एलिवेटर रेस्ट पर है, एलिवेटर इज एट रेस्ट। अब एलिवेटर रेस्ट पर हो या फिर मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर सकता है अपवर्ड भी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर सकता है डाउनवर्ड भी। अब रेस्ट पर हो तब भी हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तब भी एक्सेलरेशन जीरो। इसका मतलब उस केस में टाइम पीरियड की वैल्यू चेंज नहीं होगी और फार्मूला वही जो ओरिजिनल है वही रहेगा, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, और इस केस में भी टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो ये एलिवेटर के केसेस हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं, और ये सिंपल पेंडुलम के लिए है। मैस स्प्रिंग सिस्टम की मैं बात ऊपर कर चुका हूं कि अगर मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात होगी तो मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर जी के साथ एक्स भी चेंज हो जाता है, इस वजह से वहां पर टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है। अब कई दफा सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चन में हमारे पास जो जी है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको चेंज करने की बात एग्जामिनर करता है, क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जब चेंज होगी तो तब भी तो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू ने चेंज होना है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फार्मूलाज मैंने आपको बताए थे। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डिपेंडेंस है वो हमें पता होनी चाहिए कि किन फैक्टर्स के ऊपर है, ताकि अगर एग्जामिनर कहता है कि एक ऐसे प्लेनेट पे चले गए जहां पर मैस डबल है एज कंपेयर टू अर्थ, जहां का रेडियस अर्थ के मुकाबले में डबल है, तो वहां पर एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हमें जी का फार्मूला नहीं पता। तो जी का फार्मूला हमारे पास होता है जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मैस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस, जी एम ओवर आर स्क्वायर। अब यहां देख सकते हैं कि मैस के साथ रिलेशन डायरेक्ट है और रेडियस के साथ इनवर्स, तो जो भी कंपैरिजन कहेगा उसके साथ जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर कई बुक्स में क्वेश्चन होते हैं कि माउंटेन्स पे ले जाएं, हिल स्टेशन के ऊपर, माइंस में ले जाएं। तो हिल स्टेशन हाइट है, और जो हमारे पास बात करें माइंस की तो वो क्या डेप्थ है। उस केस में भी जी की वैल्यू चेंज होती है। इसके मैं फार्मूलाज लेक्चर में बताए थे, रिवाइज करवा दूं। जब हाइट की बात करते हैं तो हाइट पे भी जी कम होता है, डेप्थ पे भी जी कम होता है। हाइट के लिए फार्मूला आप यूज कर सकते हो ये जी एम ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर। तो कई दफा यहां पर डिनोमिनेटर में जब आर को कॉमन ले लिया जाता है तो ये फार्मूला यू बन जाता है कि जी एम ओवर आर स्क्वायर की जगह क्या आ गया जी, और डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस एच ओवर आर होल स्क्वायर। तो हाइट पुट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ अर्थ, जी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जी फाइंड होगा ऑटोमेटिकली आप सिंपल पेंडुलम में सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। डेप्थ के साथ सिर्फ हमारे पास डिस्टेंस चेंज नहीं होता, डेप्थ के साथ इफेक्टिव मैस भी चेंज होता है, डेंसिटी भी चेंज होती है। तो उसका फार्मूला इससे डिफरेंट है। वहां पर आप ये जो फार्मूला में मैस है इसको डेंसिटी और वॉल्यूम की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। स्फेरिकल बॉडी अर्थ, वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई आर क्यूब पुट करते हो, तो ये फार्मूला चेंज हो जाता है। डायरेक्ट फार्मूला अगर लिखूं तो वो क्या है, जी टाइम्स 1 माइनस डी ओवर एच। और इन दोनों फार्मूला से देख सकते हैं कि हाइट पे जाने से भी जी कम होगा, डेप्थ पे जाने से भी जी कम होगा, तभी अर्थ के सेंटर पे जो जी की वैल्यू है वो क्या होती है, जीरो होती है। इसके अलावा रोटेशन के साथ भी जी की वैल्यू चेंज होती है। अगर अर्थ स्पिन ना करे तो जी चेंज होगा, और इसमें हमारा जो फार्मूला होता है रोटेशन के साथ वो क्या है, दैट इज जी टाइम्स 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ओवर जी इंटू कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ थीटा या फाई जो भी सिंबल यूज होता है इसको समझने की जरूरत है कि ये एंगल किस रिस्पेक्टिवली है। अगर मैं बात करता हूं कि ये मेरे पास अर्थ, ये पोल्स, ये इक्वेटर, तो ये जो एंगल हम लेते हैं थीटा, ये उस बॉडी का विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर लेते हैं। अब आप कहोगे कि जब बॉडी इक्वेटर पर हो तो फिर ये फार्मूला में एंगल क्या आएगा, जीरो, और जब बॉडी पोल पे होगी तो फिर ये एंगल क्या आएगा, 90। ये तभी कहा जाता है इक्वेटर और पोल पे जी की वैल्यू डिफरेंट होती है। इस फार्मूला में जब थीटा आप जीरो पुट करोगे, कॉस 0 1, तो 1 में से ये फैक्टर सब्ट्रैक्ट होगा, वैल्यू 1 से कम हो रही है, जी कम हो जाएगा।
और जब यहाँ पर एंगल 90 पुट करोगे cos 90 0, ये पूरा का पूरा फैक्टर खत्म हो जाएगा और जी के इक्वल आ जाएगा। मींस ये फार्मूला जो मैंने लिखा ये सिर्फ हमें रोटेशन में हेल्प नहीं करता, ये पोजीशन में भी हेल्प करता है कि अर्थ के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था और ऑब्जेक्ट यहाँ से चल कर कहाँ चला जाता है, इक्वेटर और पोल के दरमियान, और वहां से चला जाता है पोल पर, तो इसके यहाँ पर मूव करने से फ्रॉम इक्वेटर टू पोल या पोल टू इक्वेटर पोजीशन चेंज होगी तो जी चेंज होगा। तो जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है ये थीटा के रिस्पेक्टिवली हमें पोजीशन की वैल्यू भी बताएगा, पोजीशन वाइज कि जी कितना है। ओमेगा के साथ तो बता ही रहा है, ओमेगा के साथ इसका रिलेशन ये है कि ओमेगा अगर इंक्रीज करेगा 1 में से वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, जी की वैल्यू में चेंज आएगा। और यहां पर ये थीटा के रिस्पेक्टिवली पोजीशन वाइज बताएगा कि जब पोजीशन चेंज होगी तो तब भी जी की वैल्यू चेंज होगी। अब अगर आपसे पूछता हूं कि स्पिन हमारे पास मोशन अगर अर्थ की खत्म हो जाए, अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रही होती है, अगर ओमेगा 0 हो जाए तो जी की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। तो आप फार्मूला में देख सकते हो कि रोटेशन वाले फार्मूला में अगर ये कंडीशन सब्स्टिट्यूट कर दी जाए कि इफ ओमेगा इज 0, तो कभी ये नहीं कहना कि हमारा वेट खत्म हो जाएगा, हम वेटलेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या होगा, ओमेगा को जब 0 पुट करेंगे ये पूरा का पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो जी की जो वैल्यू है वो एक्चुअल जी के इक्वल आ जाएगी जो सरफेस ऑफ अर्थ पर है। इस रिलेशन का मतलब क्या है, इस रिलेशन का मतलब ये है कि पहले जी के साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा था उसकी वजह से जी एक्चुअल जी से कम था, लेकिन अब क्या हुआ है, जी के इक्वल आ गया। इसका मतलब जी की वैल्यू क्या कर गई, इंक्रीज। और जब जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी इसका आंसर एक और भी आता है कि जब अर्थ रोटेट कर रही थी तो इक्वेटर और पोल पर जी डिफरेंट था, लेकिन अर्थ के रुकने से क्या होगा, इक्वेटर पर जी की वैल्यू बढ़ जाएगी और बढ़कर कितनी हो जाएगी, जितनी हमारे पास पोल पे जी की वैल्यू होती है। पहले वो 9.8 से लेसर थी, लेकिन इस केस में वो 9.8 के इक्वल आ जाएगी। क्लियर है ये पॉइंट? डेप्थ के फार्मूला में बिल्कुल एक छोटा सा मिस्टेक जो है वो ये है, जो आपने पॉइंट आउट सही की, एज की जगह आर आएगा। थैंक यू। और इसमें कोई गलती नहीं है। क्लियर हो गया पॉइंट? अब ग्राफ में अगर आपको यहां बता दूं एक हाइट और डेप्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ग्राफ हमारे पास कैसा होगा, हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। उस रेफरेंस पॉइंट के रिलेटिवली हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। अलोंग वाई मैं ले लेता हूं जी को, अलोंग एक्स मैं ले लेता हूं डिस्टेंस को। ये जो पॉइंट मेरे पास है, ये पॉइंट क्या है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ है। अब सेंटर ऑफ अर्थ से जब डिस्टेंस बढ़ेगा इसका मतलब हम अर्थ की सरफेस पे जाएंगे। अब अर्थ की सरफेस पे जाएंगे, फर्ज करें ये पॉइंट जो हमारे पास है ये क्या है, ये हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ है। इसका मतलब सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर जो पीछे पॉइंट है ये डेप्थ है, और इसे फॉरवर्ड हम जब आगे मूव करेंगे तो इसका मतलब हम कहाँ जाएंगे, हम अर्थ के ऊपर एक सर्टन हाइट पे जाएंगे। तो जी किस तरह से चेंज होगा, सेंटर ऑफ अर्थ पे जी 0, वो पॉइंट तो यही आएगा। जब हमारा डिस्टेंस इंक्रीज करेगा हम सरफेस ऑफ अर्थ पे जाएंगे तो जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी लीनियरली, क्योंकि डेप्थ के साथ पावर 1 के साथ रिलेशन है। सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जाकर जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और फिर दोबारा जब आप हाइट पे जाना शुरू करोगे तो पावर 2 के साथ अब जी की वैल्यू चेंज होगी, तो ग्राफ क्या होगा, वो एक्सपोनेंशियल होगा यूं, और इन्फिनिटी पे जाकर ये ग्राफ 0 को टच करेगा और वहां जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो ये ग्राफ की शेप आपने याद रखनी है। अगर किसी और टेस्ट में आपके जी की वेरिएशन का आता है कि डेप्थ के साथ और हमारे पास हाइट के साथ जी की वेरिएशन एक जैसी नहीं है, एक जगह पावर 1 के साथ है और एक जगह पावर 2 के साथ रिलेशन इसका होता है। और सरफेस ऑफ अर्थ से अगर मैं दोनों साइड पे बात करूं कि सरफेस ऑफ अर्थ पर हूं तो चाहे मैं डेप्थ पर जाऊं तब भी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, और चाहे मैं हाइट पर जाऊं तब भी वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ये सारे फार्मूला सिर्फ मैंने किस पर्पज के लिए बताए हैं कि अगर हमारे पास सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चन में जी की वेरिएशन के साथ टाइम पीरियड चेंज हो तो ये वेरिएशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई दफा एकेडमीज में जो प्रैक्टिस बुक्स होती हैं वहां क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल थोड़े से हमारे पास डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड होते हैं,
तो अगर आपको ये फार्मूलाज पता हो तो आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूलाज मैं आपको बताऊंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड फार्मूलाज, तो वो ऊपर डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए, क्योंकि पास पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो प्रोजेक्शन होता है उस प्रोजेक्शन की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। अब इसमें मैं 3 सर्कल्स लेता हूं, और 3 सर्कल लेने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि मैं एक में डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करूंगा, एक में मैं वेलोसिटी को एक्सप्लेन करूंगा, और थर्ड में मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्सेलेरेशन को। इसको समझिएगा, एफएससी में तो पढ़ा हुआ है आपने, सिर्फ हमने यहाँ रिवाइज उसको करना है। एक बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही है, उस सर्कल का जो सेंटर है वो ओ, ये इसका रेडियस आर, सेंटर ओ, रेडियस आर। पार्टिकल कहां पर है, लेट से हम बात कर रहे हैं यहां पर कि इनिशियल पॉइंट हमारा ये है और यहां वो पार्टिकल प्रेजेंट है, जिस पार्टिकल को मैं पी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब प्रोजेक्शन कहां पर देखेंगे, प्रोजेक्शन हमने देखनी है या तो एक्स पे या वाई पे। मैं बुक को अगर फॉलो करूं एफएससी की बुक में, तो एफएससी की बुक में जो पार्टिकल की प्रोजेक्शन देखी जा रही है वो देखी जा रही है वाई एक्सिस पर। इस वजह से ऑब्जर्वर या राइट पे होगा या लेफ्ट पर होगा। यहां भी मैं यही करूंगा, इस पार्टिकल की प्रोजेक्शन को मैं कहां देखूंगा, वाई एक्सिस पर, और यहां पर भी मैं वाई एक्सिस पर ही देखूंगा। टॉपिक मैंने बताया था आपको कि अगर एक्स पे देखेंगे तो क्या चेंज आएगा, फेज कांस्टेंट बस 90 हो जाएगा। जब पार्टिकल पॉइंट पी पर है तो प्रोजेक्शन कहां पर है, ओ पर। अगर पार्टिकल इस पॉइंट, सॉरी पी कह रहा हूं, पार्टिकल पॉइंट ए पर है, प्रोजेक्शन ओ पर। अगर ये मूव कर जाता है ए से कहां पर, ए डैश पर, तो इसके ए से ए डैश मूव करने से अब भी ये डिस्टेंस होगा किसके इक्वल होगा, आर के। ये एंगल मैं कह देता हूं थीटा। अब इसका प्रोजेक्शन कहां होगा, इसका प्रोजेक्शन बिल्कुल इसके सामने यहां पर होगा, और ये जो इसका प्रोजेक्शन होगा ये बताएगा हमें जो प्रोजेक्शन है उसकी डिस्प्लेसमेंट कहां से, मीन पोजीशन से। और उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से। अब ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल थीटा होगा। अब आर किसके इक्वल है, अगर हम आर की बात करेंगे यहां से लेकर यहां तक आर है, तो ओ से लेकर ये पॉइंट बी तक भी तो आर है। तो क्या ये वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड नहीं है, इसका मतलब आर को मैं यहां पर रिप्लेस कर दूंगा किससे, मैं आर को रिप्लेस कर दूंगा एक्स नॉट से। मीन्स हमारे इन फार्मूलाज में जहां आर था अब वहां आर नहीं आएगा, एक्स नॉट आएगा। अब ये ट्राइंगल जो बनी है, इस ट्राइंगल में आपने सिर्फ साइन थीटा को यूज करना है। इस ट्राइंगल का नाम है ओ, इसको ए डैश बोल देते हैं, इसको मैं ओ डैश बोल देता हूं। ये प्रोजेक्शन की डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्स नॉट है, ये एंगल थीटा और ये एंगल 90। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, एक्स आएगा एक्स नॉट साइन थीटा, जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है। अब आए वेलोसिटी की तरफ। दोबारा यही चीज मैं रिपीट करता हूं कि पार्टिकल मूव करता है ए से ए डैश। जब पार्टिकल ए से ए डैश मूव करेगा तो इस पॉइंट के ऊपर उस पार्टिकल की वेलोसिटी कहां होगी, उस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी अलोंग टेंजेंट, क्योंकि पार्टिकल तो सर्कल में है। लेकिन हमें वेलोसिटी पार्टिकल की फाइंड नहीं करनी, प्रोजेक्शन की करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा यहां पर इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, ये टोटल एंगल कितना है, टेंजेंट का रेडियस है 90, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। जब इस वीपी को रिजॉल्व करेंगे इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो वर्टिकल होगा उसको बोलोगे वीपी साइन 90 माइनस थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल है उसको बोलोगे वीपी कॉज 90 माइनस थीटा। ये पार्टिकल की वेलोसिटी है। हमें किसकी चाहिए, प्रोजेक्शन की। तो प्रोजेक्शन तो अलोंग वाई एक्सिस है, ये प्रोजेक्शन है। तो बताएं ये वी इस वीपी के किस कंपोनेंट के इक्वल आएगा, जो उसके अलोंग है। तो इस वी के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है, वो साइन वाला कंपोनेंट है। इसी वजह से यहां पर वी लिखा जाता है, वी इज इक्वल टू वीपी साइन 90 माइनस थीटा। और मैंने बताया था लेक्चर में कि साइन 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। तो ये आपके पास आ जाएगा वी इज इक्वल टू वीपी कॉस थीटा, और वीपी को रिप्लेस किससे कर दिया जाता है, वी नॉट से। क्योंकि जब वीपी आर ओमेगा पुट करोगे आर एक्स नॉट के इक्वल है, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी का रिलेशन बन जाता है।
और यहाँ में वैसे मैं सेपरेट लिख भी देता हूँ कि वीपी सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी और वी किसके इक्वल होता है, आर ओमेगा के, और आर किसके इक्वल है, एक्स नॉट ओमेगा। तो क्या ये एक्स नॉट ओमेगा हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू नहीं होती? इसी वजह से मैंने इसको क्या लिख दिया है, मैंने वी नॉट लिख दिया। थर्ड, एक्सेलेरेशन की अगर बात करें, सेम चीज मैं रिपीट करता हूं कि पार्टिकल मूव हमारे पास करता है इस पॉइंट से ए डैश पे, जब ए से ए डैश मूव करेगा सब कुछ वैसा ही है। अब सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की एक्सेलेरेशन कहां होती है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर, ये पार्टिकल की एक्सेलेरेशन है। लेकिन हमें पार्टिकल की तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रोजेक्शन की। वही काम, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, इसको रिजॉल्व करेंगे, ये कंपोनेंट हमारा आएगा एपी कॉस थीटा, और जो इसके परपेंडिकुलर आएगा टुवर्ड सेंटर वो आएगा एपी साइन थीटा। अब प्रोजेक्शन की एक्सेलेरेशन तो वाई के लॉन्ग है और सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो देख सकेंगे टुवर्ड्स क्या होएगी, सेंटर। अब इस ए को फाइंड करना है तो ये एपी के कौन से कंपोनेंट के इक्वल है, जो उसके अलॉन्ग है, और वो कौन है, एपी साइन थीटा। इस वजह से यहां पर लिखा जाता है ए इज इक्वल टू एपी साइन थीटा, और ये कहां पर है, डाउनवर्ड टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस, तो नेगेटिव साइन आएगा। और यहां पर भी एपी क्या है, ए नॉट, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन। कैसे मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, पार्टिकल की जो एक्सेलेरेशन होती है सर्कुलर मोशन में वो क्या होती है, सेंटीपिटल, आर ओमेगा स्क्वायर, और आर किसके इक्वल है, एक्स नॉट। तो क्या ये एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर ऊपर पड़ा था, ए नॉट के इक्वल नहीं है, इस वजह से हमने यहां पर एपी को किससे रिप्लेस कर दिया, ए नॉट से। अब ये देखें जो सर्कुलर मोशन के फार्मूलाज आए हैं, इन फार्मूलाज को अगर आप देखें, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा, a इज इक्वल टू माइनस ए नॉट साइन थीटा, ये वही फार्मूलाज हैं जो आप ड्राइव भी करते हैं, ऊपर लिखते भी हैं। तभी कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंपैरिजन है, और वो कंपैरिजन किस हवाले से है, प्रोजेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट मैं फार्मूला मेंशन यहां पर करूंगा फेस कांस्टेंट का। फेस तो सिंपल थीटा और टाइम है, लेकिन फेस कांस्टेंट का रिलेशन पता होना चाहिए, क्योंकि फेस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होने से आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलेरेशन चेंज होता है। और फार्मूला में बस ये चेंज आएगा कि पहले एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा था, अब ये फाइव प्लस थीटा होगा। और होता क्या है फेस कांस्टेंट, ये इनिशियल एंगल होता है कि अगर लेट से सर्कुलर मोशन की बात करें तो बॉडी का जो इनिशियल एंगल है वो फाइव है, और फर्दर उसका जो एंगल है वो कितना है, फेस, वो थीटा, तो ये टोटल एंगल क्या होगा, ये फाइव प्लस थीटा होगा। और ये हमारे पास उसकी क्या होएगी, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, फ्रॉम मेन पोजीशन। तो ये उसका फार्मूला है, और इसके केसेस मैंने आपको बताए थे, उनको भी रिवाइज करते चलें। जब हमारे पास फाइव की वैल्यू जीरो होगी, बॉडी की मोशन मीन से, फार्मूला में साइन थीटा आएगा। जब फाइव की वैल्यू 90 होगी, साइन 90 पे चेंज हो जाएगा कॉस में, तो ये पॉजिटिव कॉस थीटा का ग्राफ होगा, बॉडी एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रही है। जब फाइव 180 होगा, ग्राफ नेगेटिव साइन थीटा का बनेगा, और जब फाइव 270 होगा तो ग्राफ नेगेटिव कॉस थीटा का होगा। ये सब बातें हैं जो हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये ग्राफ होगा जब मोशन मीन से, ये ग्राफ होगा जब पॉजिटिव एक्सट्रीम से, ये ग्राफ होगा जब 180 डिग्री फेस कांस्टेंट है, और ये ग्राफ जब 270 फेस डिफरेंस है। ये ग्राफ हैं सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट के, अगर फेस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती जाए। तो ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं कि ये फार्मूलाज अगर लिखे हों तो पता होने चाहिए कि फेस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। नेक्स्ट, एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी पोटेंशियल और काइनेटिक के सम के इक्वल होगी। और ये बात भी याद रखें कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल भी होती है, ये टोटल एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल भी होती है, और ये है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। फिर ये टोटल एनर्जी का जो फार्मूला है, इसमें जब हम के की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, कहां से, ओमेगा इज इक्वल टू के ओवर एम के फार्मूला से, तो ये फार्मूला हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मैस और इन टर्म्स ऑफ ओमेगा आता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर
एक्स नॉट स्क्वायर, ओमेगा को सब्स्टिट्यूट करें 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ पुट करेंगे, स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, तो सॉल्व करके आएगा 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एम एक्स नॉट स्क्वायर। तो जब पूछा जाता है कि क्या टोटल एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे और टाइम पीरियड पे डिपेंड करेगी, तो आंसर होगा यस, और पावर 2 के साथ इसका रिलेशन होगा, फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट और टाइम पीरियड के स्क्वायर के साथ इनवर्स। ये हैं टोटल एनर्जी के रिलेशंस। नेक्स्ट मैं यहां पर रिलेशन अगर लिखता हूं एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में, पोटेंशियल एनर्जी का, और कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इंस्टेंटेनियस। तो उसका फार्मूला होता है हाफ टाइम के एक्स स्क्वायर, और यहां पर अगर आप x की वैल्यू पुट कर दें, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा से, तो ये आएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा आएगा। और ये फार्मूला में बताता है ये कि पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ होगा वो साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ होगा, साइन थीटा का नहीं, साइन स्क्वायर थीटा का। तो जब पोटेंशियल एनर्जी का टाइम से ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो ये ग्राफ की शेप बनती है साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से ये पता चलता है कि टाइम t के अंदर टोटल नंबर ऑफ रिपल्स कितने हैं? 2। इसी वजह से पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 2f, कि 2 दफा वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम है और 2 दफा क्या है? मिनिमम है। पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस के बाद अगर मैं काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस की बात करूं, तो काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस का जो फार्मूला हमारे पास वो सबसे सिंपल ये है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और पास पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है कि काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस का फार्मूला, लेकिन वो इस फॉर्म में था कि इस ब्रैकेट में से एक्स नॉट स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। इस फार्मूला के अंदर ये जो वेरिएबल है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी है। तो मीन्स काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी भी है। कई दफा हमें इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी को कंपेयर करने को कहा जाता है, तो तब हम इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के मुकाबले में कितनी है, उनकी रेशो क्या है, अब यहां से सॉल्व कर सकते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो अगर मैं v की जगह v नॉट कॉस थीटा पुट करूं, तो ये फार्मूला मेरे पास चेंज होकर बन जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और ये फार्मूला हमें क्या बताता है कि जो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का वो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू के साथ चेंज होगा। पोटेंशियल का साइन स्क्वायर थीटा, काइनेटिक का कॉस स्क्वायर थीटा। तो ग्राफ जब ड्रॉ किया जाता है काइनेटिक एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये ग्राफ कॉस स्क्वायर थीटा का होगा। स्क्वायर है तो कॉस की वैल्यू जब नेगेटिव आती है, यहां वो वैल्यू भी क्या होगी? पॉजिटिव, और ये ग्राफ इसका होता है। अब यहां पर भी देखें तो टाइम t के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ रिपल्स हैं वो 2 ही हैं। 2 दफा हमारे पास जो वैल्यू है मैक्सिमम है और 2 दफा वैल्यू मिनिमम, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है? 2f। और ये जो इनकी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, इन एक्सट्रीम वैल्यूज को अगर आपस में मिलाया जाए, ये स्ट्रेट लाइन और यहां पर ये स्ट्रेट लाइन, तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और टोटल एनर्जी चूंकि कांस्टेंट है, इस वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है? जीरो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उसी चीज की होगी जो वेरी करे, वेरी नहीं कर रही, इस वजह से वैल्यू जीरो के इक्वल आएगी। और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होती है? जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होती है? जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम। ये आपको पता है पॉइंट्स कि कहाँ कहाँ पर ये मैक्सिमम है और कहाँ कहाँ पर ये मिनिमम है। तो ये हमारे पास ऑसिलेशन से रिलेटेड फार्मूलाज थे। सारे फार्मूलाज मेरा ख्याल है कवर हो गए। हमने पेंडुलम की बात भी कर ली, मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात भी कर ली, एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन भी, सिंपल पेंडुलम का केस एलिवेटर वाले वो भी डिस्कस कर लिए, वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम को भी डिस्कस कर लिया। तो ये ओवरऑल हमारे रिलेशंस हैं। फ्री फॉल का केस कोई नहीं है, मतलब जो ऊपर मैंने एलिवेटर के केसेस को डिस्कस किया था, उन्हीं एलिवेटर के केसेस के अंदर अगर हम बात करते हैं फ्री फॉल की, तो फ्री फॉल का मतलब होता है कि एक बॉडी मूव कर रही है डाउनवर्ड और किसी भी तरह की उस पर फोर्स अप्लाई नहीं हो रही जिसको फ्री फॉल होने से रोके। एक्सेलरेशन इसमें क्या होती है? जी। इस केस में जब हमारे पास केस आएगा, कौन सा आएगा? वो ये वाला आएगा, एलिवेटर इज एक्सेलेटिंग डाउनवर्ड वाला। तो जब नीचे जी में से जी सब्ट्रैक्ट होगा
तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, इन्फिनिटी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी 0, और इसका मतलब होता है कि किसी भी तरह की वाइब्रेशन नहीं होती, बॉडी स्टॉप हो जाती है। तो ये फ्री फॉल का केस है। फ्री फॉल के केस से रिलेटेड मैंने कंपैरिजन बताए थे। अर्थ के सेंटर पे भी टाइम पीरियड इन्फिनिटी, फ्रीक्वेंसी 0। कोई बॉडी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही हो तब भी टाइम पीरियड इन्फिनिटी और फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है, बॉडी वाइब्रेट नहीं करती।